ऐसे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो 25 मार्च को आपका एमपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो साइंस का जो पेपर है वह होने वाला है। तो वही जो पेपर है वह मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे विद्यार्थियों को सलाह के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप पेपर तो लगाएं और तैयारी आप परीक्षा अध्ययन से करें। यदि आप परीक्षा अध्ययन से तैयारी करते हैं और इस पेपर को लगा लेते हैं तो कल जो आपका पेपर होने वाला है 60 मार्क्स का, उसमें 60 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पेपर कैसा आने वाला है मैं सबसे पहले आपको विद्यार्थियों को बता दूं कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा विद्यार्थी के नाम के स्थान पे। फिर आपको इधर अपना रोल नंबर डालना होगा, इधर आपको अपने पिताजी का नाम और अपने क्लास का नाम, कक्षा का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, और ठीक जिले का नाम इधर डालना होगा जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। ठीक, अब यह सब बनने के बाद आपको पेपर कैसा दिखने वाला है तो मैं आपको बताऊं तो पूरा पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले अगले पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण बताना है। तो क्या उष्णता है, पीसना है, यीस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि मारने के कारण। तो किसके कारण होता है, यीस्ट में कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। ठीक, अब आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, पर वीडियो को इसके लिए शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दहन के लिए आवश्यक गैस है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है। तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँगा क्या है, दहन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलैंगिक जनन होता है मेंढक में, मछली में, सांप में या फिर अपना हाइड्रा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा में अपना हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन आगे के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सीरियस नहीं है अपना सीरियस। अगर आप भी बच्चे इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करना होगा। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको करना क्या होगा, अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी एक एड पर, जो एड दिखेंगे ना, किसी भी एक एड पर आपको क्लिक कर देना होगा। किसी भी एक एड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे ही आपको यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आगे चल के विद्यार्थियों को सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। ठीक, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेपित किए जाते हैं तो यह कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक, टाइफाइड रोग खालिस्तान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अब ऐसे दो उदाहरण देना है आपको जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तित हो जाए। तो इसके क्या हो जाएंगे, देखो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है तो गद्दे की आकृति परिवर्तित हो जाती है, सीधी सी बात है। दोनों हाथों के बीच फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाने पर गुब्बारे की आकृति बदल जाती है, तो जैसा कि आपको यह भी पता है। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं तो पेपर में आगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, उपग्रह किसे कहते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण देना है। तो ग्रहों के गुरुत्वीय क्षेत्रों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, जिन्हें उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, कृत्रिम उपग्रह, तो यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह क्या, मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे उपग्रह जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक, अब प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, तो प्राकृतिक उपग्रह ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ठीक, अब ये क्वेश्चन 100% आपको पेपर में रखे मिलने की संभावना है। क्या है प्रश्न, ईंधन क्या है, ईंधन के अपूर्ण दहन से होने वाली कोई दो हानियां लिखिए। और यहाँ पे ऐसा भी आएगा कि आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताना है, तो यह भी आपको याद करके जाना है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं। तो ईंधन ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि
ईंधन के पूर्ण दहन से होने वाली 2 हानियां, तो यहाँ पे आप लिखी देख सकते हैं, ये पूरी हानियां ये लिखी हुई है। तो आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट कर ले वीडियो को रोक के। अब यहाँ पे देख सकते हैं निषेचन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ये इसका भी आप आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे, ये देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इसके आंसर। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक। अब ये निषेचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो आपको यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, इसका आंसर बस यहाँ से लेके आप यहाँ तक इतना ही याद करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे पक्षी जो दूर से आते हैं और मतलब दूसरे स्थान पर निवास करते हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारण वह पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित समय के बाद वह बाद में उड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ठीक। पक्षी मतलब दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर जब निवास करते हैं तो सीधी सी बात है, उसे अपन प्रवास कहते हैं। अब खरपतवार किसे कहते हैं, किसी एक खरपतवार नाशी का आपको नाम लिखना है। तो सीधी सी बात है, खरपतवार आपको पता है कि जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों को खराब कर देते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक। ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। खरपतवार का उदाहरण क्या है, गेहूं की फसल में उगने वाली जंगली जई पौधे खरपतवार का उदाहरण है। फसलों में ऐसे पौधे जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जो कि फसलों को खराब कर देते हैं, और ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, ठीक। एक खरपतवार नाशी का नाम बताना है, तो क्या है, 2,4-D बीडमार। तो इससे क्या होता है, खरपतवार हट जाते हैं, खरपतवार नाश हो जाते हैं। क्या नाम है उसका, 2,4-D वीडमार, ठीक। ये आप याद करेंगे। अब यहाँ पे अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, पेपर में 15 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन है, घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। तो उदाहरण सहित समझाना है। तो ये आप ये लिखा देख सकते हैं, पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप केवल इसको देख लें, ठीक। अब यहाँ पे क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है। तो व्यांग्य करना है। तो यहाँ पे ये दर्शाया हुआ है, तो आप इसको याद कर लें। अब आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं संश्लेषित रेशे क्या है, कोई 2 संश्लेषित रेशों के नाम और उपयोग लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कृत्रिम सूत, ऐसे सूत या रेशे जो प्राकृतिक रूप से जानवरों एवं पौधों नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं। सामान्य रूप से सूत बनाने वाले पदार्थों को किसी पतले छिद्र से बलात् भेजकर सूत का निर्माण होता है, जैसे नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक आदि, ठीक है। अब ये हरी पत्ती के ढेर जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों का ढेर आसानी से जल जाता है। तो ये भी आपको याद करना है। इसका आंसर ये लिखा आप देख सकते हैं। ये चलते तो यहाँ पे देख सकते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इसको भी आपको याद करना है, ये परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा, ठीक। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक। पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो ये चित्र आपको ढंग से याद कर लेना है। वैसे ये चैप्टर डिलीटेड है, तो आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मनुष्य के लिंग निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना है। तो ये आप चित्र 100% तैयार करके जाएं। ये चित्र आपको दिख रहा है ना, ये वाला चित्र दिख रहा है ना, इसका चित्र आप अच्छे तरीके से याद करके जाएं, ठीक। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। तो आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारों द्वारा आकर्षित होता है। तो व्यांग्य करना है। तो यहाँ पे इसको आप ठीक तरह से याद करके जाएं, तरीके से, अच्छे तरीके से ढंग से तैयार कर लें इसको। पृथ्वी के अंदर भूकंप आने के क्या कारण है आपको बताना है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं भूकंप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट, ये आप देख सकते हैं। भूमि का असंतुलन, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक। जलीय भार, पृथ्वी का सिकुड़ना। नेक्स्ट आप 9th नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो ये लिखा आप देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप से ध्वनि प्रदूषण हुई है। यह समस्या भी नगरों में अधिक पाई जाती है। पर्यावरण में शोर अर्थात ध्वनि का बढ़ना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और शोर क्या है, तो शोर का भी यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं, शोर का बताया गया है, शोर की डेफिनेशन लिखी गई है, तो इसको आप याद कर लें। अब ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे वाहनों के हॉर्न वहीं बजाए जाने चाहिए जहाँ जरूरत हो, अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।
लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। शादी विवाह में पटाखे और डीजे की आवाज़ पन भी निरंतर करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को सूचना देने वाले सायरन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं औद्योगिक संस्थाओं को आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो अश्रव्य और श्रव्य ध्वनियों में अंतर याद करके जाना है और उनकी आवृत्ति परास कितनी है आपको लिखना है। अब मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेत्र की यहाँ पे परिभाषा दी है, इसको भी आपको याद करना है। नेत्र का आप चित्र देख ले पहले, ये चित्र आपको तैयार करके जाना है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये हर एक पार्ट है ना, जैसे कार्निया, पुतली, कांचाम, आइरस, रेटिना, दृढ़ पटल, तो इसको आपको अब हर एक के बारे में डेफिनेशन लिखना होगी। तो यहाँ पे दृढ़ पटल देख सकते हैं, ये आप तैयार करके जाएं। कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, इसको आप वीडियो को रोक के हर एक को आप क्या करें, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें, उनको ढंग से याद करना आप लग जाए। रेटिना, नेत्र की समंजस क्षमता। ठीक, आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये इसको भी आप देख ले, ढंग से याद करें। ये आपसे पेपर में इसको आएगा, ये आपको 100% इस तरह से ही लिखना होगा, तो आप ढंग से देख लें कैसे क्या आप अपनी आंखों की रक्षा करेंगे। अब क्या अगला प्रश्न है, क्या परिवर्तित प्रकाश। अब यहाँ पे आप आगे चलते हो, धातुओं की आघात वर्धनीयता। धातुओं की आघात वर्धनीयता के गुण से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक, दैनिक जीवन में इसका उपयोग किस लिए होता है, विद्युत तारों में किया जाता है, कई कंप्यूटर तकनीकों में सोने का उपयोग किया जाता है और चांदी का अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। ठीक, अब धातुओं और अधातुओं की ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया आपको लिखना है और साथ ही साथ यह भी आपको तैयार करना है, धातु और अधातु में अंतर। ठीक, अब जल प्रदूषण किसे कहते हैं, हमारी कौन कौन सी गतिविधियां जल को प्रदूषित करती है, यह भी तैयार करके जाना है। और टिप्पणी आपको लिखना है, वायु प्रदूषण का ताजमहल पर दुष्प्रभाव। तो यहाँ पे हवा में मौजूद कार्बन के कण ताजमहल पर जम जाते हैं, जिससे संगमरमर की चमक लगातार फीकी पड़ रही है। ऐसे ही ताजमहल के सौंदर्य के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे गंगा परियोजना आपको दिखाना है, तो गंगा परियोजना क्या है, तो ये पूरी यहाँ पे दर्शाई गई है, तो इसको आप याद कर ले। गंगा परियोजना यहाँ पे लिखी हुई है, गंगा का प्रदूषित होने के कारण बढ़ता शहरीकरण तथा बढ़ता औद्योगिकरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे।